गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। आखिर ये गैरिसन शहर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। गैरिसन कहा जाता था उन सैनिकों को जो दिल्ली सल्तनत की रक्षा में तैनात थे, और उनके द्वारा एक बस्ती बनाई गई जिसे गैरिसन शहर कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं ये कैसे साम्राज्य फैला। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में यानी कि 1201 से आगे के यानी कि 50 तक कह सकते हो कि ये जो होता है ये आरंभिक वर्ष ही इनको कहते हैं साधारणतः। कि इसमें क्या हुआ कि गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को गैरिसन कहते थे कि निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से बाहर शायद ही कभी फैलाओ। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर, भीतरी प्रदेश ये लोग उन्हें कहते थे जहाँ से इनके लिए जरूरी चीज़ें यानी कि जरूरी वस्तुएं और सेवाओं की पूर्ति होती थी। दिल्ली से सुदूर यानी कि दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। यानी कि उनसे दिल्ली से जो दूर होते थे उन पे नियंत्रण रख पाना बड़ा ही मुश्किल होता था। बगावत यानी कि अगर किसी सैनिक ने उससे विद्रोह कर दिया, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, यानी कि संपर्क नहीं हो पाता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। यानी कि जैसे ही पता चला कि अब यहाँ पे ये कड़ी कमज़ोर है तो वहीं पे विद्रोह हो जाता था। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी यानी कि खिलजी जिसको कुछ किताबों में दिया हुआ है, और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसका विस्तार हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। यानी कि गैरिसन शहर यानी कि रक्षक सैनिकों की बस्तियों को पृष्ठभूमि बना के यानी कि बेस बना के भीतरी क्षेत्रों यानी कि जहाँ से उनको ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं मिलती थी उन जगहों को अपने कब्जे में लेना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दुआब मतलब दो और आब मतलब नदी, यानी कि दो नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं। दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों चरवाहों को उनके पर्यावास यानी कि पर्यावरण के अनुसार जो उनके आवास यह सुविधा थी उससे उन्हें अलग कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई। कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए बसाए गए। अब देखिए दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके यानी कि दक्षिण भारत को निशाना बनाया गया सैनिक अभियान शुरू हुए। अब जरा यहाँ पे मानचित्र में देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, ये दिल्ली है। दिल्ली से यहाँ 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया गया। फिर उसके बाद 1301 में रणथंभौर, 1302-3 में यहाँ वारंगल, और 1303 में ही चित्तौड़ यानी कि जो राजस्थान में है चित्तौड़ के ऊपर भी आक्रमण किया गया। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए सैनिक अभियान की तो दिल्ली से 1305 में मांडू और देवगिरी पर, जैसे ही देवगिरी पर हुआ तो फिर यहाँ से ये कड़ा पर 1296 में पहले ही अधिकार कर लिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ से 1311 से दक्षिण के क्षेत्र पे विस्तार होने लगा। दक्षिण के क्षेत्र में वारंगल, और फिर उसके बाद 1310-11 में होयसल और द्वार समुद्र, तंजावुर, इन सब जगहों पे आक्रमण किया गया। अब
यानी कि सैनिक अभियान भेजे गए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में चरम सीमा पर पहुंचे। हालांकि ये जो विस्तार आप देख रहे हैं यह है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारतीय विस्तार, लेकिन ये काफ़ी अधिक हो गया था। कब? मोहम्मद तुगलक के समय में। ये चरम सीमा, चरम सीमा का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति, सिचुएशन की स्थिति, यानी कि संतृप्तता की स्थिति जहाँ से कोई भी साम्राज्य बढ़ने के बजाय घटना प्रारंभ हो जाता है। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, यानी कि अगर दूसरे से कंपेयर करें तो उसमें कम थी। मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। देखिए, शुरुआत का मतलब 1206 में ये इनकी सेनाओं की व्यवस्था जो थी वो क्या थी? कमज़ोर थी। लेकिन तुगलक वंश की जब स्थापना हुई, यानी कि मोहम्मद तुगलक का जब राज्यकाल हुआ, तो उसके अंत तक, यानी कि इसमें लगभग समय लगा 150 वर्ष। तो 150 वर्ष के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत में इनकी सेना काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। इसने शत्रुओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये एक प्रश्न है। अगर बात करें तो इनमें कभी कभी ऐसी भी संभावना बनती है कि इनके अलग अलग जगह के जो सूबेदार थे, यानी कि मुख्य अधिकारी थे, वो जैसे ही उन्हें मौका मिलता होगा वो विद्रोह कर देते होंगे, यानी कि बगावत कर देते होंगे। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, ये है 12वीं सदी के आखिरी दशक में। आखिरी दशक बोले तो 1190 से 1200, ये आखिरी दशक है। आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा इसकी मीनारें हैं। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में है। यह जामा मस्जिद है। ये जामा मस्जिद को ही ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कोहना, जिसका अर्थ होता है पुराना शहर, कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों ने बनाया। यहाँ पे ये देखिए, ये इसके मीनार हैं। तो ये 3 सुल्तानों ने मिलकर बनाया। कौन कौन सुल्तान थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा यह मीनारें बनवाई गई थी। अब बात करें मस्जिद आखिर कहते किसे, मस्जिद का क्या शाब्दिक अर्थ है, इसको हम समझते हैं। यहाँ मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें घुटने और माथा को टेक कर अल्लाह की इबादत की जाती है, यानी कि उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक जो सम्मानीय और विद्वान पुरुष होता है उसे इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम का मतलब होता है नेता। और इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान खुतबा भी देता है। खुतबा का मतलब क्या है? धर्मोपदेश, धर्म से संबंधित उपदेश देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और मक्का की तरफ मुंह करना ही क्या कहलाता है? किबला कहलाता है। अब देखिए यहाँ, अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं यह है बेगमपुरी मस्जिद का। बेगमपुरी मस्जिद का है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में इसकी नई राजधानी जहाँ पना, जहाँ मतलब विश्व, और पनाह का मतलब होता है शरण स्थली,
तो विश्व की शरण स्थली इसका अर्थ हुआ। तो जहाँपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जहाँपना को आइए हम देखते हैं मानचित्र 1 में। यहाँ देखिए मानचित्र 1 में जहाँपना, ये देखिए यहाँ है, ये देखिए ये है जहाँपना। तो जहाँपना को हमने देखा। अब आगे चलते हैं। यहीं पे मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, उसी जहाँपना पे। अब आगे देखें तो दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप में उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे अनेक उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में मस्जिदें सहायक थी। समान आचार संहिता, आचार मतलब व्यवहार से संबंधित जो नियम थे, जो कुछ रूल रेगुलेशन थे, उनको पालन करने में आसानी होती थी। तो सहायक होते थे। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल यानी कि मजबूती मिलती थी, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। अब यहाँ पे कुछ चित्र और देखते हैं। अब ये देखिए, यह है मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में या इसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। और इसके बाद ये देखिए, यह है जमाली कमाली की मस्जिद, जो कि 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई थी। अगर आप इन मस्जिद की तुलना करें तो इनके द्वार जो हैं, द्वार की बनावट को अगर आप देखें तो ये इस तरीके से है, और यहाँ पे भी इसी तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का ही बना हुआ है। तो यानी कि इनके द्वारों की संरचना यानी कि इनकी जो रचना है वो एक जैसी है। तो अभी हमने ये देखा, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। तो अभी के लिए फ़िलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे।